Hello everyone, this side is Komal and welcome to Orbit Classes channel. I'll teach you chemistry. तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम 12th का थर्ड चैप्टर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से। आप देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हमें चैप्टर पढ़ना है तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं थोड़ी सी पहले बेसिक नॉलेज देती हूँ आपको कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे फैराडेज लॉ पे। ओके, तो देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। देखो रिडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले देखो रिडॉक्स रिएक्शन, जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो किससे, रिडॉक्स जो वर्ड है वो किससे मिलकर बना है, रेड प्लस ऑक्स से। किससे मिलकर बना है, रेड प्लस ऑक्स। रेड का मीनिंग होता है रिडक्शन और OX का मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन। ओके, रेड मीन्स रिडक्शन, OX मीन्स ऑक्सीडेशन। अब सबसे पहले अब यही देखते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है। देखिए रिडक्शन का मीनिंग क्या है और ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है वो देखते हैं। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन 10th में जैसे कि आप करते थे, ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होगा, सबसे पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। 10th में ही करते थे ना, सबसे पहले आप यही देखते थे कि ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड वन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तीसरी जो बात है वो ऑक्सीडेशन की है, जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन कहता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन मीन्स क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिडक्शन को जैसे इसका उल्टा कर दीजिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह आप लिखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की जगह लिखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह आप लिखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात समझिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मीन्स जस्ट रिवर्स हो गया उसका। ठीक है, अब बात समझो रिडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग होता है जिस रिएक्शन में, ऐसी रिएक्शन in which oxidation and reduction takes place simultaneously, उसे बोलते हैं हम redox reaction। क्या कहते हैं, redox reaction means at redox reaction in which oxidation, in which oxidation and reduction टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, उसे क्या कहेंगे हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन। उसे क्या कहा जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होगा उसे क्या कहेंगे हम, रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर, इतना समझ में आया कि रिडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है। अब देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको मैंने बता दिया क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन बता दिया कि क्या होता है, एट विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। बट इसी चीज को समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए Zn प्लस CO गिव राइज टू ZnO प्लस C। क्लियर, अब यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, जिंक से जिंक ऑक्साइड बन रहा है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को आप कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि ये क्या हुआ यहाँ तक, ऑक्सीडेशन। क्लियर, CO से ऑक्सीजन रिमूव होकर क्या बना, C बना, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को आप क्या कहते हो, रिडक्शन। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, रिडक्शन। दैट मीन्स इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है, रिडॉक्स रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। इतना क्लियर हुआ। अब रिडॉक्स रिएक्शन मीनिंग देख लिया हमने, रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। इस वर्ड पे आते हैं अब, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मीनिंग क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लीजिए फिर एक कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए। देखो मैंने कहा सपोज जिंक है, जिंक ने जिंक 2+ में कन्वर्ट हो गया,
ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए। दैट मीन्स क्या हुआ, देखो जिंक था, इससे जिंक 2+ में कन्वर्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, इसे क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, क्योंकि जिंक से किस में कन्वर्ट हो चुका है, वो जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया। देखो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2+ है, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसे क्या कहेंगे आप, ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे आप, ऑक्सीडेशन। क्लियर इतना, ठीक है। इसी तरह से आप इसका एग्जांपल लीजिए, रिडक्शन, मैंने कहा कॉपर 2+ है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ये कन्वर्ट हो गया कॉपर में। तो कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन कम है उसके पास, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। दैट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या नाम देंगे, रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ 2+ था, अब 0, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, यानी कि क्या हुआ, डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या हुआ यहाँ पे, डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप इसे क्या कहेंगे, क्या हुआ ये, रिडक्शन, डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। Zn से जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीमेंट हुआ, और कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, वो कॉपर में कन्वर्ट हुआ है, यानी डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। और वी कैन से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। क्लियर। तो चलिए फिर एक स्टार्ट करते हैं, कि एग्जाम्पल लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का, जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम स्टडी करते हैं। चलिए, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के एक एग्जाम्पल लेके। सी, मैंने लिया एग्जाम्पल, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। अब सुनो, इसको मैं आयनिक फॉर्म में लिख रही हूँ इस तरह से, जिंक सॉलिड है, कॉपर 2+, ठीक है, जिंक 2+ एक्वस एंड कॉपर सॉलिड। इस तरह मैंने इसको आयनिक इक्वेशन बना दी। अब देखो, जिंक से जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ है, जिंक से जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्लियर इतना। कॉपर 2+ से किस में कन्वर्ट हुआ है, कॉपर में कन्वर्ट हुआ है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, और इसे आप क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन। इतना समझ में आया। तो एट इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ हमने किसका एग्जाम्पल लिया, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल लिया। इतना क्लियर हुआ कि रिडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, इतना क्लियर हुआ। चलिए, तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर्स। अब बात करते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। देखिए, फिर एक बार चैप्टर का मीनिंग ही समझते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, और उसके बाद प्रोसीड करेंगे हम कंडक्टर्स पे। क्लियर। तो देखो, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करा बेसिकली, तो एक बेसिक टर्म से स्टार्ट किया कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। आपको उसमें बताया गया कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, और रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, और उसका मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है, ठीक है। तो अब चैप्टर का मीनिंग देखो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। आप देखो पहले इस चीज को, फिर आगे कंडक्टर्स पे मूव करेंगे हम। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहां आप डील करेंगे कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, यानी केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इतनी बात समझ में। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the interconversion of branch of physical chemistry, which deals with the interconversion of chemical energy to electrical energy, interconversion of chemical energy to electrical energy, और electrical energy to chemical energy, ठीक है। इस चैप्टर में हमें यही देखना है क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा।
इतनी क्लियर है? तो मेरी बात समझो, इस चैप्टर में आपने दो तरह के सेल पढ़ने हैं। एक आपने पढ़ना है गैल्वेनिक सेल और सेकंड जो आपने पढ़ना है इस चैप्टर में वो पढ़ना है आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अब बात समझिए, गैल्वेनिक सेल क्या होता है? जिसमें आप कन्वर्ट करते हो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे आप क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल। यानी कि गैल्वेनिक सेल में आप क्या करेंगे? इंटरकन्वर्जन ऑफ chemical energy to electrical energy. Interconversion of chemical energy to electrical energy is known as galvanic cell. इतनी बात समझ में? और electrolytic cell क्या होता है? Which deals with the interconversion of electrical energy to chemical energy is known as electrolytic cell. Electrical energy to chemical energy is known as electrolytic cell. इतनी बात समझ में? आपको इस चैप्टर में दो सेल्स के बारे में कंप्लीट स्टडी करना है। बात समझ में आया? तो फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the interconversion of chemical energy to electrical energy and electrical energy to chemical energy. और galvanic cell क्या होगा? which cell which convert chemical energy to electrical energy is known as galvanic cell. And cell which converts electrical energy to chemical energy is known as electrolytic cell. इतना क्लियर हुआ? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक कंडक्टर से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कंडक्टर से। देखिए कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है? विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर क्या होता है? विच अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। क्या बोला मैंने? कंडक्टर का मीनिंग क्या होता है? which allows the electric current to pass through them, which allows the electric current to pass through them, are called conductors. इतनी बात समझ में? कंडक्टर क्या होता है? which allows the electric current to pass through them are called conductors. ठीक है, अब बात समझिए आगे। कंडक्टर्स आपको बता दिया विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, तो टू टाइप के कंडक्टर्स होते हैं। फर्स्ट होता है मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, और सेकंड होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। दो तरह के कंडक्टर होते हैं, एक होता है मेटालिक कंडक्टर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर को आप इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कह सकते हैं, मेटालिक कंडक्टर भी कहेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को आप आयनिक कंडक्टर भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को आप आयनिक कंडक्टर भी कह सकते हैं, आयनिक कंडक्टर। इतनी चीज समझ में आई? अब देखिए, अब ये देखते हैं कि मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का क्या मीनिंग होता है, उधर से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर देखिए क्या होता है। मेटालिक कंडक्टर, द कंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज मेटालिक कंडक्टर। क्या बोला मैंने? कंडक्टर विच conduct electric current by the movement of electrons without undergoing any chemical change. By the movement of electrons without undergoing any chemical change. इतनी बात समझ में आई? तो मेटालिक कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। यानी क्लियर? उसे क्या कहेंगे आप? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या फिर मेटालिक कंडक्टर। तो उसके क्या एग्जाम्पल लेंगे? कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो, आयरन ले लो, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे इसी कैटेगरी में आएंगे। तो बात समझ रहे हैं आप? एग्जाम्पल पे कुछ भी लिख सकते हैं।
कॉपर, सिल्वर, आयरन, ठीक है, एटसेट्रा। इतनी बात क्लियर हुई आपको। और नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, जिसको आप बोलते हैं आयनिक कंडक्टर। तो कंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर। क्या लिखेंगे आप? कंडक्टर्स विच कंडक्ट electricity by the movement of ions are known as ionic conductor और electrolytic conductor। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आयनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के आगे भी पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, जो ऐसे कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर। ये भी फर्दर आगे टू टाइप्स में डिवाइडेड है, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो आप देखते हैं इसको किस तरह ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है ये इस तरह से, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं आगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। क्लियर? तो आपको इतना समझ में आए कंडक्टर्स क्या होते हैं, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। देयर आर टू टाइप ऑफ कंडक्टर्स, वन इज मेटालिक कंडक्टर जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जिसको आप आयनिक कंडक्टर भी कहते हैं। मेटालिक कंडक्टर क्या था, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द पैसेज ऑफ विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इज नोन एज मेटालिक कंडक्टर। और जो सेकेंड था मेटालिक कंडक्टर में इसी तरह से उसके एग्जाम्पल रहेंगे, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, कोई भी मेटल ले लीजिए। और दूसरा आपका था आयनिक कंडक्टर जिसको आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स भी कहते हैं, यानी विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, आई थिंक मैंने नीचे एक्वस सॉल्यूशन नहीं लिखा था तो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज आयनिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक है, अब देखो मैंने कहा फिर उसके बाद आयनिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर यानी कि दो टाइप के होते हैं, वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अदर वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो उस पर बात करते हैं क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, विच डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, विच डिसोसिएट्स completely in aqueous solution, completely in aqueous solution are called strong electrolyte। यानी जो आयंस के फॉर्म में which dissociates into its ion completely in aqueous solution, which dissociates completely into its ions। ठीक है ना, in aqueous solution are called strong electrolyte। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ दो तरह के होते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है। तो अब बात समझो, मैंने क्या कहा, विच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू इट्स आयन। ठीक है, इनटू इट्स आयंस, ये बात ध्यान रखना, इन एक्वस सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आई, इनटू इट्स आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आई। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, क्या एग्जांपल लेंगे, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, HNO3 ले लीजिए। ठीक है, HNO3 ले लो, निट्रिक एसिड एटसेट्रा। और इसी तरह से आपका क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल ले लो, NaOH, यानी विच डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, KOH। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे आप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो HCl है एक्वस सॉल्यूशन में बना हुआ, आयंस की फॉर्म में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है H+। ठीक है, आयंस की फॉर्म में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है H+ और Cl- आयन। ठीक है ना, इसी तरह से H2SO4 है, एक्वस सॉल्यूशन में आपने डाला, 2H+ आयन देगा, SO4 2 नेगेटिव आयन देगा।
सिमिलरली आप स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH ले लीजिए, क्या करेगा वो एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली Na प्लस आयन OH माइनस आयन, तो आप उसे क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर। आइए फिर देखें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं विच डिसोसिएट पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, विच डिसोसिएट्स इनटू आयन, विच डिसोसिएट्स partially into its ions in aqueous solution are called weak electrolyte। यानी कि जो कैसे डिसोसिएट होंगे, पार्शियली डिसोसिएट होंगे, उसे क्या कहेंगे हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये भी इसी तरह से वीक एसिड भी हो सकता है और वीक बेस भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग के बारे में लिखा, उसी तरह से मैं वीक के बारे में लिखूंगी। ये भी किस तरह से हो सकता है, वीक एसिड भी हो सकता है और वीक बेस भी हो सकता है, ठीक है। वीक एसिड आप एग्जांपल बताइए, सोचिए कौन सा हो सकता है। वीक एसिड इज एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, क्लियर। वीक बेस का एग्जांपल ले लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा, वीक बेस। समझ में आया इतना, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, विच डिसोसिएट्स पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन। और फिर हमने वो देखे, स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, वीक एसिड हो सकता है, वीक बेस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस HCl H2SO4 HNO3, और इसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड HCl H2SO4 HNO3, और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH QH, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे वीक एसिड, एसिटिक एसिड ले लिया मैंने, और वीक बेस का एग्जाम्पल ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए ठीक है, इतना क्लियर हुआ, राइट। तो अब हम डिफरेंस देखते हैं बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। देखो, मेटालिक कंडक्टर का दूसरा नाम क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स का दूसरा नाम क्या था, आयनिक कंडक्टर। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही रहेगा। इसमें कौन होगा, चार्ज कैरियर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे मेटालिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या कौन होगा, चार्ज कैरियर्स आर फ्री आयंस। कौन होंगे यहाँ पे, फ्री आयंस। इतनी बात समझ में आई, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, दोनों जगह इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी takes place without undergoing any chemical change। ध्यान दीजिएगा, without undergoing any chemical change, clear, right। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस, flow of electricity takes place ठीक है, without undergoing any chemical change, with chemical change occur at electrodes, ठीक है। flow of electricity takes place with chemical change, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा, एट इलेक्ट्रोड्स, राइट। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, ठीक है। नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस हियर, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस, और यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस, क्लियर। ट्रांसफर ऑफ मैटर
टेक्स प्लेस, राइट। इतनी बात समझ में आई, इतना सही समझ में आया। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज नॉट अलाउड हियर बट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज अलाउड हियर। ओके, देखिए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज नॉट अलाउड। अब फैराडे लॉ क्या होता है वो हम नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, यहां पे क्या रहेगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज अलाउड। ठीक है, ठीक है, समझ में आया इतना पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन मेटालिक कंडक्टर। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, रीजन डिस्कस करते हैं अभी। मैंने क्या कहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस with increase of temperature, with increase of, this one is n, increase of temperature। अब बताओ why resistance is increases with increase of temperature here? Because of vibration of kernels। ठीक है, because of vibration of kernels resistance increases with increase of temperature। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, resistance decreases with increase of temperature, with increase of temperature। why ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, because of इंटरआयनिक अट्रैक्शन, because of इंटरआयनिक इंट्रैक्शन की वजह से रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। समझ में आया क्यों, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इंटरआयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर की इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ तक हमने पॉइंट डिस्कस कर लिए, डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो जो फर्स्ट फैक्टर अफेक्ट करता है वो देखो, इंटरआयनिक अट्रैक्शन। फर्स्ट कौन सा फैक्टर है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन। देखो, इफ इंटरआयनिक अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इफ इंटरआयनिक अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इज मोर देन कंडक्टेंस विल बी लेस। अगर इंटरआयनिक अट्रैक्शन ज्यादा होगी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो क्या लिखे, इफ इंटरआयनिक अट्रैक्शन between the particles of solute, between the particles of solute, or you can say ions, particle of solute is more then conductance is less, then conductance is less। इतनी बात समझ में आई, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम। दूसरा देखो, नेक्स्ट जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो कंडक्टेंस क्या होगी आपकी, कम। अब ये बात मैंने कैसे कही, आप खुद सोचो इस बात को। मैंने बोला विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो कंडक्टेंस कम है। विस्कोसिटी, इफ viscosity of medium is more, then conductance will be less, ठीक है। अगर मीडियम की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो कंडक्टेंस कम। अब ये कैसे कहा मैंने, विस्कोसिटी यानी विस्कस है, अगर वो विस्कस है यानी पार्टिकल्स पास पास हैं तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम। विस्कोसिटी ज़्यादा है
चिपचिपा, जैसे कि शहद होता है, हनी, ठीक है, तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो उसकी मूवमेंट कम हो जाती है ना। इन कंपैरिजन जो अगर मैं वाटर कहूँ तो वाटर के कंपैरिजन में मैंने कहा हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उसकी मूवमेंट कम है, यानी कंडक्टेंस कम है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। थर्ड फैक्टर की बात करते हैं। थर्ड फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। इतनी बात समझ में? मैंने क्या बोला? टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑन इंक्रीजिंग विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का इफेक्ट पढ़ते हैं हम लोग। डाइल्यूशन का मतलब समझ रहे हैं, आपने पानी डालते जा रहे हो तो कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डाइल्यूशन को इंक्रीज करने से देखो कंडक्टेंस इंक्रीज होगी बेसिकली। ठीक है, फिर बताती हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्यों होगी और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्यों होगी। डाइल्यूशन को बढ़ा दोगे, डाइल्यूशन का मतलब पानी ऐड करते जाओगे, डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? दोनों केसेस में, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी वो देखते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो गया और कंडक्टेंस क्या हो गई? इंक्रीज। ठीक है, लेकिन यही चीज़ अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बोलूँगी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप बात करते हैं डाइल्यूशन के इंक्रीज होने से, ये डाइल्यूशन लिखा है मैंने, ठीक है, डाइल्यूशन के इंक्रीज होने से क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे तो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। कम हो जाएगी पार्टिकल, डाइल्यूशन को इंक्रीज करोगे तो पार्टिकल्स के बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो कंडक्टेंस क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी बताया था इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो कंडक्टेंस कम होती है। ठीक है, तो डाइल्यूशन को इंक्रीज करा तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? लेस। इंटर आयनिक अट्रैक्शन लेस होगी तो कंडक्टेंस क्या होगी? ज़्यादा। इतनी बात समझ में आई? कंडक्टेंस क्या होगी? इंक्रीज। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई इतना? ठीक है, तो क्या सबसे एक बार रिवाइज करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट जो फैक्टर अफेक्ट करता है इंटर आयनिक अट्रैक्शन करता है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा, कंडक्टेंस कम। दूसरा विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, विस्कोसिटी मीडियम की ज़्यादा, कंडक्टेंस कम। तीसरा टेम्परेचर बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगी। क्यों? काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी, कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट था डाइल्यूशन, डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे कंडक्टेंस बढ़ेगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्यों बढ़ेगी? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पानी को ऐड करते हुए इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो जाएगी, कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, आयंस बढ़ गए, आयंस बढ़ गए, कंडक्टेंस बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है इस वीडियो में। फिर रिडॉक्स रिएक्शन के बाद मैंने आपको थोड़ा सा बताया गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फिर कंडक्टर्स पे आए, फिर डिफरेंस किया और अब उसके फैक्टर्स अफेक्ट कर लिए। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फैराडे ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।